प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। प्रीमियर आधार अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि सबसे एक आसान विषय होता है पढ़ने में और समझने में, और विशेषकर जो अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के होते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो लगभग क्लास 5वीं 6वीं से लेकर पूरी 12वीं तक कहीं ना कहीं हिंदी और हिंदी व्याकरण को पढ़ते आते हैं। लेकिन बात करें जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आती है तो वहाँ जब कभी भी एग्जाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, और जब मैंने अपने इस 8-10 साल के टीचिंग के करियर में देखा है कि बहुत अधिक बच्चे हिंदी में ही सबसे अधिक प्रश्नों को गलत करके आते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी के प्रश्नों को एग्जाम में किस तरीके से हल करना है। हमने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, हमको आता बहुत कुछ है, लेकिन जो प्रश्न की डिमांड होती है कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं या प्रश्न की शैली को समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि हमको लगता है कि हिंदी तो हमको आती ही है और हम वहाँ पास में प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, और जहाँ एक अच्छा खासा स्कोर होना था वहाँ पास में हिंदी में हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हिंदी जैसा जो स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट होता है, इसमें ऐसी गलतियां एग्जाम में ना हो, उसको ध्यान रखते हुए आज से हम आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी विषय के जब प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करें, मतलब हिंदी विषय पर जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पर हमारी समझ कैसे बढ़े। तो हम अपनी प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। हमारा फोकस बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बजाय लिमिटेड प्रश्नों को सॉल्व करने पर होगा, लेकिन समझ कैसे विकसित करें, कैसे प्रश्नों को हल करें और इस स्कोरिंग सब्जेक्ट में हम एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। और आज से इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आप सभी लोगों के लिए डेली बेसिस पर हिंदी के 20 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में लेकर के आऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक आप सभी को जो प्रश्नों के लेवल होगा, जो प्रश्न के लेवल होंगे, उसका जो स्तर होगा वो बहुत पसंद आएगा। उसका हमने जो जिस प्रकार से हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। भले ही आपने अभी तक हिंदी कितनी भी पढ़ ली हो और या बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप पढ़ चुके होंगे उनके लिए। खैर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे जब कभी भी प्रश्न में वो बेसिकली हमसे प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है, हमको शब्दों को पहले पकड़ना होगा। वह हमसे कह रहा है कि वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि दिए गए विकल्प में से कहीं कोई एक ऐसा शब्द तो नहीं है जो कि तत्सम ना हो, अर्थात तद्भव हो या देशज हो या भेषज हो। तो देखेंगे तो यहां से मालूम पड़ेगा मानवीय, मानवता, अधीर और विखंडित, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे देखने पे पढ़ने में हमको मालूम पड़ रहे हैं कि तत्सम शब्द हैं। तो हमको बेसिकली ये देखना है कि जब सारे के सारे हमको समझने में ऐसा लग रहा है कि तत्सम है, तो हमको अगला आगे बढ़ना बोल रहा है कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, इसको हमको देखना है। और ध्यान देंगे जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं इनकी परिभाषा, इनकी विशेषता क्या होती है कि यह शब्दांश होते हैं। अर्थात शब्दांश का मतलब क्या होता है, एक शब्द के अंश होना। शब्दांश शब्द से किस तरह से अलग होते हैं, शब्दों का अपना एक अर्थ होता है लेकिन शब्दांश का अपना एक अर्थ नहीं होता है। जब वह किसी मूल शब्द के पहले आएगा तो बन जाएगा उपसर्ग और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, और जब वह किसी मूल शब्द के अंत में आएगा अर्थात उसके बाद में आएगा तो बन जाएगा प्रत्यय और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा मूल शब्द के साथ में होता है। अर्थात जब कभी भी हम किसी शब्द को उसका विच्छेद करेंगे तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि उपसर्ग लगाएं या प्रत्यय लगाएं, हमको हमारे पास में उपसर्ग और प्रत्यय के साथ में मूल शब्द होना ही चाहिए। और मूल शब्द का मतलब क्या होता है कि उसका एक अर्थ हो। हमको जैसे आपका मानवी शब्द है, इस मानवी शब्द को जब हम उपसर्ग और प्रत्यय या मूल शब्द में तोड़ेंगे तो हमको इस प्रकार से इसको विच्छेद करना है कि यहां से जो एक शब्द आए उसका कुछ अर्थ निकले। देखिएगा किस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे पास शब्द है मानवीय। मानवीय शब्द में मूल शब्द क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं मानव, और मानव में यदि हम प्रत्यय लगाते हैं ई तो ये बन जाएगा मानवीय। तो हमसे कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो देखते हैं कि मानवीय शब्द में सिर्फ उपसर्ग आपका प्रत्यय आ रहा है, उपसर्ग नहीं आ रहा है। सेकंड आते हैं मानवता। अगेन इसमें क्या होगा, मानव और धनता, और ये हो जाएगा मानवता, अर्थात इसमें भी क्या आ रहा है, यहां भी सिर्फ प्रत्यय है, उपसर्ग अनुपस्थित है। अधीर की बात करते हैं तो देखेंगे अधीर में उपसर्ग आ रहा है आ और यहां से मूल शब्द आ रहा है धीर, अर्थात जिस व्यक्ति के पास में क्या ना हो, धैर्य ना हो, वो कहलाता है अधीर व्यक्ति। तो यहां से उपसर्ग क्या है, आ है, लेकिन यहां क्या मिस हो रहा है, यहां प्रत्यय नहीं है।
तो यदि पहले वाले में सिर्फ प्रत्यय है, दूसरे वाले में सिर्फ प्रत्यय है, तीसरे वाले में सिर्फ उपसर्ग है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी। देखते हैं कि इसमें क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय है। देखिए विखंडित शब्द में वी होगा उपसर्ग, खंड होगा मूल शब्द और इसके बाद में इत होगा प्रत्यय। तो बात करें विखंडित शब्द में वी उपसर्ग है, खंड मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी विखंडित। विखंडित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला बोल रहा है इसमें से वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ होता है जो विज्ञान का जानकार होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड बोल रहा है व्याकरण, मतलब यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्याकरण का जानकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। बहुज्ञ, बहुज्ञ का मतलब होता है जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो। बहु का मतलब होता है बहुत अधिक और ज्ञा का मतलब होगा ज्ञान, जिसके पास में क्या हो? बहुत अधिक ज्ञान हो। तो फिलहाल के लिए हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा। चौथा बोल रहा है शास्त्रज्ञ, अर्थात जिस व्यक्ति को क्या हो? शास्त्र का ज्ञान हो। इसमें मूल शब्द है शास्त्र और अंत में आ रहा है ज्ञा। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान होना और शास्त्र का अर्थ होता है किसी ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करने वाला, अर्थात जिस व्यक्ति को क्या है? शास्त्र का ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं शास्त्रज्ञ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा व्याकरण। और कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तमाम पिछली परीक्षाओं में यह प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ध्यान देना, यहां पास में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये किस भाषा से लिया गया है। तो देखो किस भाषा से लिया गया है हिंदी शब्द, तो दो प्रकार के इसके उत्तर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा फारसी भाषा। क्या होगा? फारसी। वो इसलिए कि जो फारस के लोग थे, अर्थात ईरानी लोग थे, तो ईरानी लोग यदि हम बात करें कि भारत में कहां से आए थे, तो ये अफगान सीमा को पार करके आए थे। और जब इन्होंने अफगान सीमा को पार किया तो इनको पार करना पड़ा था सिंधु नदी को। सिंधु के वासी को बोलते थे, सिंधु मतलब क्या है? जिस देश में सिंधु नदी बहती है, अर्थात सिंधु प्रदेश। तो ये जो जो बात करें फारसी, तो जो फारसी लोग हैं बेसिकली क्या है? ये सा, सिंधु में इस सा वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसको बोलते थे वो हा। तो सिंधु यहां से बन गया हिंदू, सिंधु से बना हिंदू और बाद में इससे बन गया, इसी हिंदू से बना हिंदी। अर्थात हिंदू देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे? हिंदी, उसे कहेंगे हिंदी। तो यहां से जो हिंदी शब्द है, देखिएगा हिंदी शब्द, यहां पास में हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि हिंदी शब्द, अर्थात सिर्फ इस शब्द की बात कर रहा है कि ये हिंदी शब्द कहां से आया। तो हम क्या बताएंगे? हिंदी शब्द आया है फारसी भाषा से। अब यदि प्रश्न करता कि हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति या हिंदी भाषा का उत्पन्न कहां से हुई है, मतलब हिंदी भाषा बनी किस भाषा से है, तो इसका उत्तर क्या होता? संस्कृत। क्योंकि क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा क्या है, धीरे धीरे 4-5 कालखंडों से गुजरी है, जिसे हम क्या बोलेंगे? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश, अवहट्ट पाल को कार करते करते जो संस्कृत भाषा थी वो बाद में क्या है? आज वर्तमान में हम उसकी हिंदी की बात कर रहे हैं। तो यहां से पूछ रहा है कि हिंदी शब्द, वो यहां से हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा है, हिंदी शब्द की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फारसी। यदि प्रश्न में यह कहता कि हिंदी जो भाषा है इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है, ये बनी किस भाषा से टूट के है, तो उसका उत्तर होता संस्कृत। तो यहां इसका आंसर होगा बी फारसी। ठीक है। कई बार एक और प्रश्न आता है कि उर्दू शब्द या उर्दू भाषा किस भाषा से लिया गया है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ध्यान देंगे उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि उर्दू शब्द, जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हिंदी शब्द, ठीक इसी तरह से जो उर्दू शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, तो क्या बताएंगे? यह तुर्की भाषा से लिया गया है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछ चुका है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, आपको बताना है, एक शब्द है मुहावरा। बताइएगा मेरे को आप ऑप्शन में क्या बोलते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में, कि जो मुहावरा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की पहली और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिन शब्दों के साथ में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार, जिन शब्दों के साथ में अनुस्वार का प्रयोग होता है प्रायः वह क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। सर ये अनुस्वार क्या होता है? तो जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु रूप आता है, जैसे ही हम देखते हैं, बोलिए क्या? संस्कृत। तो यहां जो आप संस्कृत देख रहे हैं, इस संस्कृत में ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? अनुस्वार। बात करते हैं गंगा, देखिए गंगा शब्द में ये ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? बोलिए अनुस्वार। तो जिन शब्दों में
आपके अनुस्वार का प्रयोग होता है वैसे शब्द प्रायः होते हैं तत्सम शब्द, और जिन शब्दों के साथ में अनुनासिक अर्थात अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह शब्द होते हैं तद्भव, वह होते हैं तद्भव। तो ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से आंख में भी क्या है, अनुनासिक है, पाँव में भी क्या है, अनुनासिक, और गांव में भी क्या है, अनुनासिक। तो हमारा उत्तर क्या होगा, गृह। गृह शब्द कैसा है, एक तत्सम शब्द है, अर्थात संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। मतलब बिना, तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्व मतलब होता है उसके, और सम मतलब क्या होता है, समान। किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में किए हैं बिना किसी परिवर्तन के, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, और यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो वह कहलाते हैं तद्भव शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है सरस्वती का और दुर्गा का पर्यायवाची, तो कौन सा नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, वीणा पाणी। ये सभी लोग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वीणा पाणी अर्थात जिसके हस्त में या हाथ में क्या है, वीणा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। वीणा पाणी का पर्यायवाची किसका है, वीणा पाणी पर्यायवाची सरस्वती का। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, भारती। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। भारती भी किसका पर्यायवाची होता है, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। वाक देवी अर्थात जो क्या है, वाणी की स्वामिनी है। तो यहां से जो शब्द बना है वाक, ये बना है वाक धन देवी से, और जब इनके बीच में व्यंजन संधि लगती है तो ये बन जाता है वाक देवी, वाक देवी। तो यहां से शब्द आ रहा है वाक और दूसरा है देवी, अर्थात वाक का मतलब होता है वाणी। तो वाणी की स्वामिनी या वाणी की देवी कौन है, तो उन्हें बोलते हैं सरस्वती। तो वाक देवी क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो हमारा आंसर होगा जानवी, हमारा आंसर होगा जानवी। और बात करें जानवी तो यह गंगा का पर्यायवाची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानवी किसका पर्यायवाची है, जानवी है गंगा का पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। तो देखिएगा ये जो शब्द है मैं, हम, तू, तुम आदि, इसका प्रयोग हम करते कहां हैं। हम इसका प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर। तो अर्थात ये बोलिए बेसिकली क्या है, सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम कैसे हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं या मेरा नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो। अर्थात ये जो आप शब्द देख रहे हैं इनका प्रयोग कहां कहां होता है। जब वक्ता कुछ कहे तो क्या बोलता है, मैं या मेरा। किसी से कहे तो बोलता है आप। तो यहां पर समझिएगा, जब वक्ता किसी से कुछ कहता है, जब वक्ता कुछ कहना चाहता है अपने बारे में तो क्या बोलेगा, मैं। किसी के संबंध में कहेगा या किसी से कहेगा तो क्या होगा, आप। किसी अन्य के बारे में बात करेंगे तो आता है वह। तो यहां से मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, यह शब्द हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कैसे हैं, ये है आपके प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। देखिए क्या बोल रहा है, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन की पहचान क्या होती है कि वह व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकलती है। आपको एक प्रयोग करना है, जो का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो आपके 5 वर्ण है, का वर्ग के 5 वर्ण है, इनको क्या करना है, आपको उच्चारित करना है। और उच्चारण पे ध्यान रखना है, ये जो आपका हाथ है इसको बिल्कुल मुंह से चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा इसको दूर रखना है और उच्चारण करना है का, खा, गा, घा, अंगा। आप उच्चारण में आपको मालूम पड़ेगा कि का में प्राणवायु कम आएगी, मतलब जो हमारे मुख से वायु निकलेगी वो हमारे हाथ से नहीं टकराएगी। और जैसे ही आप खा बोलेंगे आपको महसूस हो पाएगा कि खा के उच्चारण पर क्या हो रहा है कि प्राणवायु, मतलब जो हमारे मुख से वायु निकल रही है वह हमारे हाथ से टकरा रही है। तो जब किसी वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु हमारी हथेली से टकराएगी इसको हम बोलेंगे महाप्राण, और नहीं टकराएगी तो वो होगा आपका अल्प प्राण। तो खैर ये तो होती है पहचान, पर परीक्षा में तो हम ऐसा करते नहीं रहेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा था आपके समझने के लिए। तो यहां से पहचान क्या होती है कि जो प्रत्येक वर्ग का, अर्थात जो वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे पास में, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 5 वर्ग में होते हैं। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। तो प्रत्येक वर्ग का हमारे पास में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5। शुरुआत होती है अल्प प्राण से, फिर होता है महाप्राण, फिर होता है अल्प प्राण, फिर होता है महाप्राण और फिर होता है अल्प प्राण। अर्थात यदि हम बात करें का वर्ग की तो का होगा अल्प, खा होगा महा, का, खा, गा, घा और अंगा। तो का कैसा हो गया, अल्प प्राण। हमसे क्या पूछ रहा है, महाप्राण। तो देखिए यहां भी क्या आ रहा है, यहां का आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन कट गया। बात करते हैं, देखिएगा फिर का, खा, गा। देखिएगा गा कैसा हो रहा है, अल्प प्राण हो रहा है, यहां गा आ रहा है तो ये भी कट जाएगा।
बात करते हैं यार अलावा, ये कैसे व्यंजन होते हैं? ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, और सभी के सभी अंतःस्थ व्यंजन जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो डी कट गया, सी कट गया और ए कट गया। अब बात करते हैं किसकी? बी की। तो देखिएगा बी, पहले इसमें वर्ण आ रहा है खा, खा वर्ण कैसा है? का खा, तो ये महाप्राण है। दूसरा हो रहा है छा, तो आते हैं चा वर्ग में, चा छा, छा भी कैसा है? महाप्राण है। इसके बाद में आते हैं ई, यहां पास प्रश्न में मिस्टेक हो गई, शायद इस प्रश्न में, वैसे फिलहाल के लिए यह प्रश्न विलोपित होगा और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां आ गया ई, और सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, यहां ई को नहीं होना था। चलिए एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए सपोज मानते हैं कि ई नहीं होता, तो आगे बढ़ते हैं। धा आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ता, था, दा, धा। तो पहला अल्प महा, तो ये भी क्या होता? आपका महाप्राण होता। फिर आता है पा, फा, तो ये भी क्या होता है? महाप्राण। तो यदि प्रश्न बनाने वाले से जो मिस्टेक हुई होगी, तो उसने ई को दे दिया है। इस ई के कारण क्या हो रहा है कि ये भी हमारा विकल्प आंसर नहीं हो पा रहा है। यदि हम इस ई को ना माने तो हमारा आंसर क्या होता? हमारा आंसर होता बी। इस ई के आने से क्या हो गया? ये हो गया स्वर, और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ऐसा मानते हैं कि यहां पास में ई ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? देखिए कर्मधारय में क्या होगा? विशेष और विशेषण का भाव आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, यहां बात क्या कर रहा है? संख्यावाची की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास की बात करता है, तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? देखिएगा तत्पुरुष समास बेसिकली जो हमारे पास में कारक होते हैं, कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता को लेते नहीं, संबोधन को लेते नहीं है, तो 6 प्रकार के कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास होते हैं। और इसके बाद में द्विगु होता है और एक होता है हमारे पास में कर्मधारय। तो जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास की पहचान होती है कि पहला शब्द होता है संख्यावाची, पहला होता है संख्यावाची, और संख्यावाची शब्द के साथ में दूसरा होता है संज्ञा। लेकिन साथ में इसकी एक और अनिवार्य शर्त होती है कि जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा, और ये समस्त पद संख्यावाची और संज्ञा मिला के ये समस्त पद क्या करेगा? एक समूह का बोध कराएगा, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। तो फिलहाल के लिए हमारा उत्तर क्या होगा? ए, द्विगु समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, देखिएगा, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान शब्द, तो बुद्धिमान शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अवयव है। तो देखिएगा कि यहां पर क्या है? जो बुद्धिमान है इसका आंसर होगा ये है एक विशेषण। क्यों? देखिएगा हम क्या बोलते हैं कि वह क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो क्या कर रहा है? ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति बोलिए कैसा है? बुद्धिमान है। तो जो शब्द क्या करें? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उनको हम बोलते हैं विशेषण। तो यहां से बुद्धिमान क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यहां से कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अगेन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ चुका है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, और बच्चे लोग अधिकतर आंसर क्या लेते हैं? देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी ट्रिक क्या होती है कि किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास में शब्द है कवि, तो क्या करना है हमको? इस कवि को कवि शब्द लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस कवि से छोटी ई की मात्रा को हटाएंगे और बनाएंगे कव। पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय आप स्टेप इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे, तभी आपको ये एग्जाम में याद रहेगा लंबे समय तक। तो कवि से बनाएंगे कव, इसके बाद में लिखेंगे इसमें यहां पर देखिएगा या में छोटी ई की मात्रा और त्रा में बड़ी ई की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा यहां पास में क्या होता है? क वह होता है, स्टार्टिंग में क्या आएगा? कव। तो क्या कर देंगे? कवि के ई, कवि वाले वी में ई को हटा देंगे, बनेगा कव, और इसके बाद में ये और त्रा में होगी बड़ी ई की मात्रा। तो कभी भी यदि जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो उसमें त्रा में हमेशा क्या आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो देखना यहां पास में क्या हो रहा है? चारों में त्रा में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। फिर देखिए यहां पास में क्या है? सीधे कवि ले लिया है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है उसमें कवि कभी भी शामिल नहीं होगा, ये हट गया। तो इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है? कवयित्री। तो इसका आंसर कवयित्री। यहां भी क्या आ रहा है? कवि में वी आ रहा है और यहां भी वी आ रहा है। जबकि हमने क्या देखा है कि यदि हमको कवि शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस वी से छोटी ई को हटा देंगे और क्या
बन जाएगा, कब बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा कब इत्री, इसका आंसर होगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सबसे पहले हड़बड़ी में कभी भी एग्जाम में ये नहीं करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है या नहीं है, हमको ये देखना कि क्या बोल रहा है, वो है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। जब कभी भी आपको नहीं देता है तो क्वेश्चन में एक बार रुकना है और ध्यान देना है कि भाई क्या बोल रहा है बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, शाम, रात, कलेवा, आंखें, कभी भी अब हमको कितने भी शब्द हो, चाहे वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग, उसमें लिंग की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको 3 प्रयोग करना है। उस शब्द के पहले आपको लगाना है विभक्ति चिन्ह। हमको क्या लगाना है, विभक्ति चिन्ह लगा के देखना है। पहला, या तो लगाना है विशेषण, और या फिर इसके अलावा हम लगा के देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, इन 3 के आधार पर जिस शब्द में हमको लिंग की पहचान करना है उसके पहले विभक्ति चिन्ह लगा के देखेंगे, विशेषण लगा के देखेंगे और या तो सर्वनाम लगा के देखेंगे, और इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि दिया गया शब्द में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। देखिएगा कैसे पता करते हैं। पहले आते हैं आंखें में। तो क्या करना, हमने शब्द ले लिया आंखें, और हम इसके पहले लगाएंगे सर्वनाम। क्या बोलेंगे, मेरी आंख। तो बताइए क्या बोलते हैं, मेरी आंख बोलते हैं कि मेरा आंख बोलते हैं? हम कहते हैं मेरी आंख। लड़की कहेगी तो भी क्या बोलेगी, मेरी आंख, और यदि लड़का बोलेगा तो भी क्या बोलेगा, मेरी आंख। तो यहां से बोलिए क्या हो गया, आंखें क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग, और हमसे क्या बोल रहा है, जो स्त्रीलिंग नहीं है ये कट गया। अब देखिए किसमें आते हैं, कलेवा में। तो क्या बोलते हैं कि हाथ में क्या है, कलेवा को बांधा हुआ है। तो क्या है, बोलिए आपका लाल कलेवा, अच्छा कलेवा, या क्या बोलेंगे, बोलिए आपका पवित्र कलेवा। तो यहां पर देखना इस शब्द में क्या आ रहा है, हाथ का कलेवा या हाथ पर बांधे जाने वाला कलेवा। तो हाथ का कलेवा या मेरा कलेवा। तो यहां पर में बोलो क्या आ रहा है, मेरा, ना कि मेरी आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। आगे आते हैं रात। तो क्या बोलते हैं, आज शाम की, या क्या बोलेंगे आज की रात। देखिएगा, आज की रात। तो देखिए यहां पास विभक्ति क्या आ रही है, की आ रही है। यदि यहां पास का आ रहा होता तो ये रात क्या होता, पुल्लिंग, लेकिन क्या आ रहा है, की आ रहा है, अर्थात ये कैसा हो गया, स्त्रीलिंग सूचक शब्द हो गया की। जहां भी क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा अंत में आती है वो शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग सूचक होते हैं। और देखिएगा कैसे पता करेंगे, हमने तो मालूम कर लिया किससे, आपके विभक्ति चिन्ह से मालूम कर लिया कि ये क्या होगा, रात कैसा होगा, रात होगा स्त्रीवाचक। और देखते हैं कार्यक्रम की रात, या बोलेंगे अमावस्या की रात, या बोलेंगे अंधेरी रात, या क्या बोलेंगे लंबी रात। कभी आपने सुना हमने क्या बोला कि लंबा रात है, क्या बोलते हैं, लंबी रात। तो लंबी रात बोले मतलब लंबी क्या है, बोलिए एक प्रकार का विशेषण है, की क्या है, विभक्ति है। तो इसके आधार पर हमने क्या पता कर लिया कि रात बोलो क्या है, स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये भी क्या बोलिए आंसर नहीं होगा। इसके बाद में क्या बोलेंगे, शाम। तो बताइए क्या बोलेंगे, आज की शाम। तो यहां भी क्या आ रहा है, विभक्ति की आ रही है, किसमें, शाम के लिए विभक्ति क्या आ रही है, की। आज की शाम, कि ऐसा बोलते हैं क्या कि आज का शाम, क्या बोलते हैं, आज की शाम। तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर शाम भी कैसा हो गया, स्त्रीवाचक हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोलिए कलेवा। कलेवा कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कलेवा, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। घी, गीत, घर, सखी। तो बना के देखते हैं कि किसका। जब कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो क्या है कारक चिन्ह के माध्यम से और एक बिना कारक चिन्ह के माध्यम से। तो बना के देखते हैं गीत। बताइए गीत का बहुवचन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्या बोलेंगे, गीतों। गीतों बनता है क्या, गीतों। तो देखेंगे गीत से बन रहा है गीतों, क्या बोलेंगे आपके क्या है, लता मंगेशकर के गीत, या लता मंगेशकर गीतों में मेरे को बहुत रुचि है, तो गीतों बन रहा है। घर से क्या बनेगा, घरों, तो इसका भी बहुवचन बन जा रहा है। सखी से बोलो क्या बनेगा, सखियों। अब बताइए कभी आप घी का बना पाएंगे बहुवचन, क्या हम घी को घियों बोल पाएंगे, नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब क्या नहीं बन पा रहा है, घी का बहुवचन नहीं बन पा रहा है कारक विभक्ति चिन्ह के बावजूद भी। ठीक है, घी को कभी बोलते हैं क्या, घी को खाओ, क्या बोलते हैं, घी को। देखिएगा क्या बोल रहा है कि कारक विभक्ति चिन्ह के बावजूद भी जो क्या नहीं बनता है, बोलिए आपका बहुवचन नहीं बनता है। तो यहां पर जो घी शब्द है ये ना तो बिना कारक के और या तो कारक के साथ, दोनों ही केस में क्या नहीं बनता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। इसका आंसर होगा घी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रंगमंच पर
रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर क्या होगा, बोलिए आपका नेपथ्य। इसका आंसर क्या होता है, नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब होता है कि मंच पर, मंच जो आपका रंगमंच होता है इसके पर्दा, जैसे क्या होता है किसी रंगमंच का जब पर्दा हटता है तो वो जो आपका स्थान आता है जहां पास में बेसिकली क्या किसी कला को प्रस्तुत करते हैं इसको हम बोलते हैं नेपथ्य। अर्थात रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मल्टीपल टाइम रिपीटिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमको इस प्रश्न का उत्तर करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश किस प्रकार से होते हैं, अर्थात सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है और सबसे अंतिम में कौन सा वर्ण आता है। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो शब्दों का क्रम होता है, अर्थात जो वर्णों का क्रम होता है वो क्या होता है, देखिए शुरुआत होती है अम से, इसके बाद में आता है अनुनासिक, ठीक है, इसके बाद में आता है विसर्ग। तो पहले आएगा अनुस्वार, फिर आता है अनुनासिक और इसके बाद में आता है विसर्ग। इसके बाद में आएंगे सभी 11 स्वर। तो 11 स्वरों की शुरुआत कहां से होती है, आ ई से लेके ए ऐ ओ औ। तो ये चलेंगे सभी आपके 11 स्वर औ तक। इसके बाद में नंबर आता है व्यंजन का। तो व्यंजन की शुरुआत होती है वर्गीय या स्पर्श व्यंजन से। तो वर्गीय स्पर्श व्यंजन की बात करें तो उसमें पहला आपका वर्ग होता है का वर्ग और का वर्ग का पहला वर्ण होता है का। देखिएगा का, खा, गा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और अंत में क्या आता है, बोलिए पा वर्ग आता है। तो पा, फा, बा, भा, मा। तो वर्गीय व्यंजन में सबसे अंतिम वर्ण क्या होता है, मा होता है। पर देखिएगा हमारे पास में एक और वर्ण होते हैं, इसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा एक तो होता है छा, एक होता है त्रा, एक होता है स्रा और एक होता है ज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो छा है ये किससे मिलके बनता है, तो छा मिलके बनता है। ये जो छा है, ये जो छा संयुक्त व्यंजन है यह बनता है मिलके का से और सा से। किससे बनता है, का से और सा से। अर्थात यदि हम छा की बात करें तो ये टूटेगा, मतलब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, का और सा बनेगा। अर्थात शब्दकोश के अनुसार का के बाद में आएगा छा। क्या बोलिए, का के बाद में क्या आएगा, छा आएगा। सेम यहां पास में क्या आ रहा है, त्रा। तो ध्यान दीजिएगा त्रा क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलके बनता है, ये बनता है मिलके ता और रा से। अर्थात जहां भी ता आएगा, ता के ठीक बाद में क्या आएगा, त्रा आएगा। तो सीक्वेंस में जहां ता आएगा, ता के बाद में क्या आएगा, त्रा आएगा। तो शब्दकोश के अनुसार का के बाद में खा नहीं आता, बोलिए इसके पहले क्या आता है, का के बाद में छा आता है और फिर क्या आता है, खा आता है। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमको शब्दकोश को जमाया जाता है। तो ये आपके का से लेके पूरे के पूरे मा तक हो जाएंगे, ध्यान समझिएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, हमने क्या देखा, सबसे पहला आ गया अम, इसके बाद में आ गया अनुनासिक, फिर आता है विसर्ग, इसके बाद में आएंगे सभी स्वर, सभी स्वर के बाद में आएगा का, जैसे कि हमने क्या देखा है छा, और फिर ये होगा खा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा और अंतिम वर्ण क्या होगा, बोलिए वर्गीय व्यंजन में मा होगा। इसके बाद में नंबर आता है अंतःस्थ व्यंजन, जिसको बोलते हैं अर्ध स्वर। वो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, और इसके बाद में अंतिम में बचते हैं ऊष्म स्वर, सॉरी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो वो कौन कौन से होते हैं, सा, सा, सा और इसके बाद में ये हा। तो इस प्रकार से क्या है कि हिंदी में जो शब्दकोश होते हैं उनमें वर्णों का क्रम होता है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है, सबसे अंत में आएगा। तो देखते हैं इनमें से सबसे अंत में कौन सा आता है। देखिए क्या बोल रहा है, क्लीब। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो कैसा बनेगा, ये का है, ये ला व्यंजन है, इसमें आएगा स्वर ई और ये हो गया वा और इसके बाद में आता है आ। अब ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, क्रम। तो क्रम में ये जो आपको तिरछा वाला दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है, एक पूरा रा होता है, पूर्ण रा होता है। ये तिर्यक, रा का तिर्यक रूप है। तो यहां लिखेंगे का, ये लिखाएगा रा और ये होगा आ। इस प्रकार से क्या है, क्रा टूटेगा। क्रा कैसे टूटेगा, का, रा और आ। इसके बाद में आ रहा है मां और इसके बाद में आएगा आ। ये हो गया क्रम का वर्ण विच्छेद। अब आते हैं कृषक में। तो देखिए कृषक में क्या होगा, ये होगा का, इसके बाद में स्वर आएगा री, ये है सा, स्वर आ और का और आ। लास्ट देखिए क्या बोल रहा है, कृषाणु। तो कृषाणु में क्या होगा, का और स्वर आएगा री, इसके बाद में क्या आ रहा है, सा और इसके बाद में ये आ रहा है आ आपका स्वर और ये हो रहा है ना व्यंजन और इसमें आपका व्यंजन सॉरी स्वर लग रहा है इसमें ऊ। इस प्रकार से क्या कृषाणु का ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब देखिए सभी में शुरुआत में क्या आ रहा है, का, तो सभी में कॉमन आ रहा है का। अब आगे देखते हैं, हमने क्या देखा था, पहले
अम आएगा, अनुस्वार आएगा, अनुनासिक आएगा, विसर्ग आएगा और फिर शुरुआत किससे होगी? बोलिए, स्वर की शुरुआत होगी। तो देखिए यहाँ ये ला है, ये भी क्या है? व्यंजन, और रा क्या है? व्यंजन। तो शुरुआत में क्या आएगा? री आएगा। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है? री आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए कृषक और किसानों क्या चल रहे हैं? बराबर चल रहे हैं। फिर देखिए क्या आ रहा है? सा आ रहा है, और यहाँ बोलिए क्या है आपका? सा सलजम वाला, और यहाँ सा सरोते वाला। तो हमने क्या देखा था कि शब्दकोश के अनुसार पहले क्या आता है? सा सलजम का, फिर क्या आता है? सा सरोते का। इसका मतलब पहले बोलो क्या आएगा? सा आएगा। तो यदि जो आपको ये चार दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला शब्दकोश के अनुसार जो सबसे पहला शब्द क्या होगा? तो वो होगा डी। क्या होगा? डी। इसके बाद में बोलिए क्या होगा? सी। तो सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद में आएगा सी। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमको देखना है ए और बी में। तो देखिए यहां पास में क्या आ रहा है? ये का है और ये का है। इसके बाद में क्या आ रहा है? रा आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? ला। और हमने क्या देखा था? बोलिए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये होते हैं या, रा, ला और वा। तो देखो पहले रा आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? ला आ रहा है। तो क्रम में बोलिए क्या आएगा? सी के बाद में आएगा बी, और बी के बाद में आएगा क्रम में ए। इसका मतलब सबसे अंतिम शब्द कौन सा होगा? ए। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमको पता होना चाहिए कि हिंदी के शब्दकोश में कौन सा वर्ण किसके पहले आता है और कौन सा सबसे अंत में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कौन सा है? देखिए जब कभी भी वाक्य में क्या होता है? सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया, तो वो वाक्य होता है सरल वाक्य। यहां पास में क्या बोल रहा है? पैसा कमाना। पैसा कमाना एक बात और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात। मतलब क्या है? दो क्रिया आ गई। तो क्या नहीं होगा? सरल वाक्य होगा नहीं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। यहां पास में युगल जैसा कोई वाक्य प्रकार में नहीं आता है, तो ये भी हट गया। अब बचता है मिश्र और संयुक्त। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, उनमें से एक होता है प्रधान और एक होता है उस प्रधान पर आश्रित उपवाक्य। और संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त में दो उपवाक्य या दो से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, परंतु कोई भी उपवाक्य किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता है। आश्रित कहां होता है? मिश्र वाले में होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है? पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो यहां पास में क्या हो रहा है? उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ये पहले वाले वाक्य में बोलो क्या है? आश्रित हो रहा है, अर्थात ये वाक्य कैसा होगा? एक मिश्र वाक्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? विशेष रूप से क्या ध्यान देना है? सही नहीं है। सही नहीं है। तो देखिए सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह, अवरोह, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति। तो ध्यान देना, सुबुद्धि का विलोम होता है दुर्बुद्धि। क्या होता है? दुर्बुद्धि। और यहां पास में क्या लिखा हुआ है? असुबुद्धि। तो यहां पास में हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? ए। हमारे पास में एक ही हमको मालूम पड़ गया, हमको अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चाहे तो देख लेते हैं। देखिए आरोह का मतलब क्या होता है? आगे की ओर। अवरोह का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर या कमी होना। ये सही है। उत्कर्ष मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का विकास। अपकर्ष मतलब क्या है? उसका पतन। ये भी सही है। कीर्ति और अपकीर्ति, तो ये क्या होगा? तीनों हमारे यहाँ से सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ए। सुबुद्धि का विलोम क्या होता है? दुर्बुद्धि, ना कि असुबुद्धि। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। तो दिए गए शब्दों में से ये देखना है कि किसमें सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची हो गया, गंगा का पर्यायवाची हो गया, सरस्वती का हो गया, शिव का हो गया, जल का हो गया। बहुत सारे जैसे जो आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। उनमें से एक है इंद्र का पर्यायवाची, ये सूर्य का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची। ये बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो इंद्र में वैनते, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज। सुरपति का मतलब क्या होता है? सुर का अर्थ, सुर मतलब होता है देवता, और असुर मतलब क्या है? राक्षस। तो सुर मतलब क्या होता है? देवता, और पति मतलब क्या है? उनका स्वामी। अर्थात बोली क्या है? जो देवताओं का स्वामी हो तो वो क्या होगा? आपका इंद्र। तो सुरपति सही है। देवराज भी सही, मतलब क्या है? देवताओं के राजा, ये भी सही है। शब्द यहां से आ रहा है चंद्रमौली, और चंद्रमौली के पर्यायवाची होता है भगवान शंकर का। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। मध्वा, पुरंदर, सचीपति, वासव। मध्वा मतलब क्या है? बोलिए क्या है? जो मदिरा का स्वामी हो, वो कौन होता है? इंद्र। वासव भी किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। पुरंदर मतलब क्या है? जो पुर क्या है? बोलिए पुर का मतलब क्या है? स्वामी है। इंद्र जो क्या है? पुर का स्वामी है, पुरंदर। और इसके बाद में क्या है? जो सची का पति है वो कौन है? बोलिए इंद्र। तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची। तो सची का पति कौन है? इंद्र। तो यहां से सभी के सभी मध्वा, पुरंदर, सचीपति और वासव, ये फिलहाल के लिए क्या हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी आगे चेक करते हैं।
देखिए, सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र और अंशुमाली। तो ध्यान देना, यहां से अंशुमाली बहुत ही आसान है, किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वैनते, मधवा, सुरपति, वासव। तो यहां पास में फंस रहा है एक शब्द वैनते। तो वैनते किसका पर्यायवाची होता है? तो समझिएगा, वैनते पर्यायवाची होता है गरुड़ का। किसका? गरुड़ का। और ये कहां से आ रहा है? ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम था विंता। ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम था विंता। ऋषि कश्यप थे, इनकी पत्नी का नाम है विंता। विंता। और जो विंता के पुत्र हैं, जो कौन है? विंता के पुत्र, इनको हम क्या बोलेंगे? वैनते। जैसे आपने एक सुना होगा, कुंती का जो बोलो क्या है? ए, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं कौनते। क्या बोलते हैं? कौनते। इसी प्रकार से ए का मतलब क्या होता है? उससे जन्म लेने वाला। तो विंता का पुत्र का क्या बोलेंगे? वैनते। और ये किसका पर्यायवाची है? वैनते पर्यायवाची है गरुड़ का। मतलब यहां से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, मधवा, पुरंदर, सचीपति और वासव। ये किसके पर्यायवाची है? ये सभी के सभी पर्यायवाची हैं इंद्र के। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 18। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार कीजिए। तो देखिएगा, विधेय का विस्तार क्या है? विधेय का विस्तार पूछ रहा है। तो समझिएगा, वाक्य के 3 अंग होते हैं या 3 घटक होते हैं। एक तो होता है कर्ता, कर्ता के बाद में होता है कर्म, और इसके बाद में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वाक्य का, इसको बोलते हैं क्रिया। किसी भी वाक्य में यदि क्रिया अनुपस्थित है तो वो कभी भी पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, जो कर्ता को विस्तार दे तो क्या बोलेंगे? उसे हम कर्ता का विस्तार बोलेंगे। अर्थात देखिएगा, जैसे क्या बोल रहा है? मेरा छोटा भाई प्रशांत। यहां बेसिकली इस वाक्य में प्रशांत क्या है? बोलिए, प्रशांत इस वाक्य में कर्ता है, और मेरा छोटा भाई बोलो क्या है? इस प्रशांत का विस्तार है। तो ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तार क्या हो गया? मेरा छोटा भाई प्रशांत। फिर देखिए आपस में कर्म क्या आ रहा है? क्या पढ़ता है? पुस्तकें पढ़ता है। तो कैसी पुस्तकें पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? पुस्तकें हैं, यहां से बोलिए क्या? कर्म, और इसका विस्तार क्या है? धार्मिक। इसके बाद में क्या बोल रहा है? पढ़ता। पढ़ता बोलो क्या है? क्रिया। और कैसा पढ़ता है? अधिक पढ़ता है। तो अधिक क्या हो गया? क्रिया का विस्तार हो गया। तो एक वाक्य में यदि हम बात करें कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है विधेय, एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य होता है, और दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य में जो कर्ता होता है और कर्ता का जो विस्तार होता है, कर्ता और जो कर्ता का विस्तार होता है, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। और वाक्य में कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार किसमें आता है? विधेय में आता है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार होगा उद्देश्य, कर्म और कर्म का विस्तार एवं क्रिया और क्रिया का विस्तार होगा विधेय। तो हमारा आंसर बोलो क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होगा, हमारे पास में धार्मिक पुस्तकें अधिक। तो देखिएगा इसमें क्या बन रहा है? ऑप्शन छोटा भाई। तो ये तो हो गया आपके उद्देश्य का विस्तार, ये आंसर नहीं होगा। धार्मिक पुस्तकें अधिक, हमारा आंसर क्या होगा? बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। मैंने क्या बोला? कर्म भी होगा, कर्म का विस्तार भी होगा, क्रिया भी होगा, क्रिया का विस्तार भी होगा। दिए गए ऑप्शंस में से क्या क्या नहीं है? बोलिए, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता। यदि यहां पास में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता भी होता तो भी वो क्या होता? वो आपका विधेय ही होता। तो क्या कर दिया? यहां पास में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता, पढ़ता के बाद में अधिक क्या है? अधिक के बाद में क्या नहीं लिखा हुआ है? पढ़ता को नहीं लिखा हुआ है। फिर भी ये बोलो कि पूरा का पूरा क्या होगा? ये होगा आपका विधेय। अर्थात कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार, ये दोनों एक साथ क्या होते हैं? विधेय होते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कर्म और कर्म का विस्तार ना देता, सिर्फ क्या करता? आपको यहां देता अधिक, या क्या बोलता? अधिक पढ़ता है। तो यहां से ये भी क्या होता? विधेय होता। अर्थात कर्म और कर्म का विस्तार ले ले, क्रिया और क्रिया का विस्तार ले ले, या तो दोनों को ले ले या तो किसी एक को ले ले, ये तीनों ही किसमें क्या होगा? वो विधेय ही होगा। और जो कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाएगा? उसको हम बोलेंगे उद्देश्य। तो हमारा यहाँ का आंसर बोलिए क्या होगा? बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक क्या है? इस वाक्य का विधेय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? देखिएगा, जब कभी भी क्या करेगा? चांदनी चौक, ध्यान देना किसकी बात कर रहा है? ये चौक की बात कर रहा है। तो यहां पास में भारत में
कोई भी ऐसा स्थान जहां वो लोग क्या होगा, जहां चार रास्ते आके मिलेंगे या चार रास्ते क्या है वहां से निकलेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, चौक। तो भारत में कोई भी ऐसा स्थान जहां वो लोग क्या है चार रास्ते मिले या चार रास्ते वहां से निकले, उसको हम बोलेंगे चौक। पर चौक में किसकी बात कर रहा है, चांदनी चौक की बात कर रहा है। मतलब क्या कर दिया, जाति को स्पेसिफिक कर दिया। ये चौक शब्द क्या था, जाति था। जाति का मतलब क्या होता है, जो कभी भी ना बदले। यदि हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कोई चौक है तो बोलिए क्या है, वो एमपी में भी क्या होगा, वो चौक ही रहेगा, वो तिराहा तो बनेगा नहीं। तो यहां से क्या बोल रहा है, चांदनी चौक। तो क्या कर दे, जब किसी जाति को स्पेसिफिक कर दे, मतलब क्या कर दे, उसको सीमित कर दे। किसकी बात कर रहा है, ये चौक में बात कर रहा है, चांदनी चौक की। तो जब कभी भी क्या होगा, किसी भी हम जातिवाचक शब्द को आगे क्या लगा देंगे, कोई इस प्रकार का शब्द जो क्या कर दे, उसको सीमित या मर्यादित कर देगा, तो वो बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो यहां से ये क्या होगा, बोलिए, ये आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि सिर्फ इतना बोलता कि चौक शब्द, चौक, या आपसे बोल देता राज्य शब्द, या आपसे बोल देता देश शब्द, तो देश शब्द में आपका संज्ञा कौन सा होगा, हम क्या बोलते, जातिवाचक। पर यहां से क्या बोल देगा, भारत। तो भारत बोलो क्या होगा, भारत बोलो क्या है, एक देश है। तो ये क्या है, उस देश, भारत की जाति क्या है, देश, और उसका नाम क्या है, भारत। यदि भारत कल के दिन, यह हम लेते, देखिएगा, जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बोलो क्या है, एक देश है। भारत बोलो क्या है, एक देश है। अब यदि कल के दिन भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान को क्या नक्शे से मिटा दिया, तो पाकिस्तान के नक्शे से मिटने पर क्या देश नाम का शब्द मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। मतलब जो देश है वो क्या है, जातिवाचक, और जातिवाचक संज्ञा का कभी भी अंत नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंत हो सकता है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, परिवर्तित होती हैं, और जातिवाचक संज्ञाएं अपरिवर्तित होती हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि यहां से चांदनी हट जाता, सिर्फ क्या होता, चौक, तो हम यहां पास में हमारा आंसर क्या होता, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्या बोल रहे हैं देखिएगा, शब्द युग में अवर और अपर का सही अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, अवर और अपर। तो देखिएगा, अतिरिक्त, निम्न, निम्न और अन्य, उच्च और निम्न, निम्न और उच्च। आपने एक सुना होगा शब्द जिसको हम बोलते हैं अवर सचिव। क्या बोलते हैं, अवर, अवर सचिव। इसका मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो क्या है, सचिव से नीचे का पद का है। क्या है, वह व्यक्ति जो सचिव से नीचे का या निम्न पद का व्यक्ति है। सचिव से नीचे या निम्न पद का सचिव, उसको हम क्या बोलते हैं, अवर सचिव। तो यहां से अवर का मतलब क्या आ गया, नीचे और निम्न। इसके बाद में ठीक आपने सुना होगा एक शब्द अपर कलेक्टर, बड़ा कॉमन टर्म है, अपर कलेक्टर। इसका मतलब कैसा कलेक्टर, कलेक्टर को छोड़कर क्या है, अन्य कलेक्टर। तो यहां पास में अपर का मतलब क्या होता है, अन्य। मतलब क्या कर रहे हैं हम, कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर की सहायता के लिए नियुक्त अन्य कलेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर कलेक्टर। तो अपर का मतलब होता है अन्य, इसका मतलब होता है अन्य। तो हमारा आंसर क्या होगा, निम्न और अन्य। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, निम्न और अन्य। अवर का मतलब होता है निम्न और अपर का मतलब होता है अन्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आज 20 प्रश्नों को हल किया। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम अधिक प्रश्नों को हल न करके अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हिंदी विषय पर हमारी समझ विकसित हो सके। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताइएगा। किसी प्रकार की आपको कमी लगी हो तो वो भी आप बेशक बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।